हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। आज हम डिस्कस करेंगे जो भाषा पे आधारित होगा, हिंदी भाषा पे आधारित। इसमें आज हम सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लोग प्रीवियसली 15 सेट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है 2022 एग्जामिनेशन के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए। और यहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया तो ज़रूर कनेक्ट कर लेना, शिक्षक और नौकरी को। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रिगार्डिंग यू टेट एग्जामिनेशन। और जो पेपर आपका होने वाला है वो 30 सितंबर में प्रपोज्ड है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 3 सितंबर हो चुकी है, तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कम टाइम है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव और आपकी स्टडी रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ लगातार। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने के लिए, पेपर को क्लियर करने के लिए डेफिनेटली। क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जैसे हिंदी लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश हुआ, और मॉक टेस्ट में मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट लीव ज़रूर करना कि कैसी लगी आपको वीडियो और क्या आगे आप चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी पैडागोजी, यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेवल के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। हिंदी के क्वेश्चन है, यहाँ से स्कोर आप अच्छा कर सकते हो। जब एक अध्यापक कक्षा में स्वयं छात्रों के समक्ष वाचन का रखता है तो उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? क्वेश्चन समझना जरूरी है। जब एक अध्यापक कक्षा में स्वयं छात्रों के समक्ष वाचन करता है तो उसको क्या कहते हैं? वाचन मतलब जैसे लेक्चर देता है। जैसे मैं आपके समक्ष क्या कर रहा हूँ, इस समय वाचन कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं उसे, तो उसे क्या कहेंगे? एक आदर्श वाचन कहेंगे, व्यक्तित्व वाचन कहेंगे, संवेद वाचन कहेंगे, या फिर अनुकरण वाचन कहेंगे? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार के वाचन को हम बोलते हैं आदर्श वाचन। तो देखो, अगर आपको इस तरीके का ज्ञान होगा, नॉलेज होगी, आपकी डीप नॉलेज होगी यू टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। भाई यू टेट के एग्ज़ाम की मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ये एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो सी टेट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही होता है, डाउन नहीं होता। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यू टेट का जो एग्ज़ाम है वो सी टेट से जो है इजी रहेगा, बट इजी नहीं होता। अगर आप यू टेट एग्ज़ाम की हिंदी वाला पोर्शन उठा के देख लेंगे और सी टेट का हिंदी का पोर्शन उठा के देख लेंगे तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर जब अध्यापक कक्षा में स्वयं छात्रों के समक्ष वाचन करता है तो उसे हम बोलते हैं आदर्श वाचन। और आदर्श वाचन में जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो अपने गति को, यानी कि स्पीड को, अवरोह को, आरोह को, इन सब चीज़ों को क्या करता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। जो भी वाचन है, जैसे मैं अपना लेक्चर है, मैं अपनी स्पीड भी मेंटेन कर रहा हूँ, अपने शब्दों पर भी ध्यान दे रहा हूँ, मैंने को आपको क्या डिलीवर करना है उस चीज़ पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार के वाचन को हम क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आदर्श वाचन के अंतर्गत आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें स्पीड जो है मेरी बहुत स्लो हो गई। अब स्लो होने से क्या होगा, जो भी छात्र हैं वो भाई बोरिंग फील करने लग जाएंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन छात्रों को नहीं मिलेगी, तो लेक्चर मेथड में वैसे ही स्टूडेंट बोर होने लगते हैं। आपको अपने लेक्चर को मोर इंटरेस्टिंग, मोर एंगेजिंग बनाना है, वही आपका आदर्श वाचन कहलाता है। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ लेते हैं एग्जाम में इसको, कि प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण जो लैंग्वेज टीचिंग है, और लैंग्वेज टीचिंग किसकी, कौन सी लैंग्वेज है भाई? इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी, लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में बात हो रही है कि लैंग्वेज और टीचिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। शुद्ध व सही भाषा बोलने की क्षमता का विकास करना, मौन वाचन करते हुए भाषा की समझ की योग्यता का विकास करना, लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो सारे के सारे जो हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि शुद्ध और सही भाषा बोलने की क्षमता को डेवलप करना ही क्या है, लैंग्वेज शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन करते हुए भाषा की समझ की योग्यता, कि जो भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको समझने का जो आपके अंदर ज्ञान है और ज्ञान का जो विकास होता है वो भाषा शिक्षण से ही का ही एक उद्देश्य है। लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। थ्रोंगडाइन के अधिगम के गौण नियमों की संख्या क्या है? 4 है, 3 है, 5 है, या फिर 2 है? थ्रोंगडाइन आपको पता है, थ्रोंगडाइन जो है आपका सीडीपी का पार्ट है। ठीक है, अब सीडीपी के पार्ट को हिंदी में क्वेश्चन में लेके आया गया, हिंदी भाषा के क्वेश्चन में लेके आया गया है कि थ्रोंगडाइन के जो लर्निंग प्रिंसिपल हैं उनके गौण नियमों की संख्या कितनी है? 3, 4,
5 या फिर 2। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो थ्रोंगडाइन के अधिगम के गौण नियमों की संख्या कितनी है भाई? 5 है। और इन 5 में पहला नियम कौन सा है बता देता हूँ। पहला नियम आता है भाई मनोवृत्ति का नियम। नोट डाउन कर सकते हो आप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए क्वेश्चन को। दूसरा आता है भाई हमारे पास बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा आता है हमारे पास आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम है हमारे पास अनुरूपता का नियम। पांचवा नियम आता है संवेदित परिवर्तन। संवेदित परिवर्तन का नियम। तो भाई ये 5 गौण नियम है जो थ्रोंगडाइन के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला था हमारे पास मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और परिवर्तन का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। 5 नियम हो गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 4। देखो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तभी आप आंसर करेंगे, और प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो जो लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको आप करते रहें, काफी सारे आपके जो है सब्जेक्ट कवर अप हो रहे हैं। व्याकरण शिक्षण के निगमन प्रणाली में कौन सा बिंदु शामिल है? सूत्र प्रणाली, समवाय प्रणाली, खेल प्रणाली या फिर पुस्तक प्रणाली? क्वेश्चन को एक बार और देख लो। व्याकरण शिक्षण की निगमन प्रणाली, देखो निगमन और आगमन 2 प्रकार की प्रणाली होती है। कई बार मैं आपको मॉक टेस्ट में समझा चुका हूं कि इनमें से कौन सा बिंदु शामिल है। सूत्र प्रणाली, समवाय प्रणाली, खेल प्रणाली या फिर पुस्तक प्रणाली? तो नीचे ऑप्शंस दिए गए, कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा? ए और बी और डी, सी और डी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास, फोर्थ का आंसर रहेगा हमारे पास सी। अब इसमें क्या है भाई, ए और डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब ए क्या है? सूत्र प्रणाली, और डी क्या है? पुस्तक प्रणाली। और ये किस चीज से रिलेट करते हैं? निगमन प्रणाली से रिलेट करते हैं। अब देखो भैया सूत्र प्रणाली में क्या होता है, जो अध्यापक होते हैं छात्रों को कुछ सूत्र बताते हैं और छात्र उनको बिना किसी समझ के केवल याद कर लेते हैं या फिर कंठस्थ कर लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? सूत्र प्रणाली। और ये निगमन प्रणाली के अंतर्गत आता है कि भाई टीचर क्लास में आया, ठीक है, टीचर ने बोर्ड पर सूत्र लिखा, बच्चों को कहा इस सूत्र को आप याद कर लो। उसे समझाया नहीं कि भाई ये सूत्र किस चीज़ का है, या कहाँ से निकल के आया है, कैसे क्या इसका प्रयोग है, पर बच्चे ने, टीचर ने बताया और बच्चे ने उसको कंठस्थ कर लिया, तो ये सूत्र प्रणाली हो गया। और नेक्स्ट आता है हमारे पास पुस्तक प्रणाली। ठीक है, पुस्तक प्रणाली में भी कुछ इसी प्रकार से होता है जिसमें सूत्रों को डायरेक्ट ही बच्चों को बता दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी क्या है? निगमन प्रणाली के बिंदु होते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से क्या अर्जित करता है? इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। भाषा, शब्द, व्याकरण या फिर वाक्य। स्वाभाविक रूप से यानी कि सेल्फ, अपने आप, अपने घर से और समाज से क्या अर्जित करता है बच्चा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जित करता है भाई। आप अपनी चाइल्डहुड एज में चले जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जो अपनी भाषा सीखी है, नेटिव लैंग्वेज जो सीखी है, वो स्वाभाविक रूप से सीखी है। अपने घर वालों के संपर्क में आने पर, अपने समाज के संपर्क में आने पर, या फिर वातावरण में जो भी लोग बच्चे से मिलते हैं उसके संपर्क में आने से बच्चा अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है स्वाभाविक रूप से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6। निम्न में से भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत जो नहीं है वो आपको बताना है। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, अनौपचारिक सिद्धांत या अनुकरण सिद्धांत? भाषा उत्पत्ति की जहां से लैंग्वेज डेवलप्ड हुई है उसका एक सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनौपचारिक सिद्धांत जो है भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, बात याद रखना। अनौपचारिक सिद्धांत भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था। दैवीय उत्पत्ति, विकासात्मक और अनुकरण जो है ये भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। इसके अलावा जो भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है विकासात्मक सिद्धांत। और नेक्स्ट आता है हमारे पास संपर्क सिद्धांत। ठीक है भाई, तो 2 सिद्धांत हमारे पास यहाँ होगा, विकासात्मक और संपर्क सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, विकासात्मक यहाँ लिखा ही था हमारे पास, और अनुकरण सिद्धांत। तो ये भाई क्या है हमारे पास? भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत है। अनौपचारिक सिद्धांत भाषा उत्पत्ति का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अब ये पेपर 2 से रिलेट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज का, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय करना, निजी अनुभव के आधार पर भाषाओं का सृजनशील इस्तेमाल, या सस्ते तौर पर मंद गति से पढ़ना, सरसरी तौर पर मंद गति से पढ़ना, अनेक प्रकार के साहित्यिक विधाओं का गहन ज्ञान प्राप्त करना? क्या है राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है बी भाई? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल क्या कहलाता है?
ऊपर देख लो क्वेश्चन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषण शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है कि अपने प्रैक्टिकल अनुभव या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भाषा का सृजनशील, यानी कि भाषा को आप कितना क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो ये क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक सर्वोपरि ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उद्देश्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कविता शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उचित नहीं है कविता शिक्षण के संबंध में? इसमें भाषा के तत्व पर अधिक बल नहीं दिया जाता, इसमें भाव और सौंदर्य अनुभूति पर विशेष बल दिया जाता है, इसमें मौन वाचन को स्थान दिया गया है, इसमें भाव विश्लेषण करवाया जाता है। तो यहाँ कविता शिक्षण की बात हुई है और कौन सा कथन उचित नहीं है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें मौन वाचन को स्थान दिया जाता है। अब गौर से देखना ऑप्शन सी को कि मौन वाचन को जो स्थान दिया जाता है वो गद्य शिक्षण में दिया जाता है, इस चीज को याद रखना। कविता शिक्षण या पद शिक्षण में इस चीज को योगदान नहीं दिया जाता, ठीक है। इस मौन वाचन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल गद्य शिक्षण में करवाया जाता है, पद में नहीं कराया जाता। और हमसे ये पूछा गया था कि कविता शिक्षण के संबंध में कौन सा उचित नहीं है, तो यही उचित नहीं है क्योंकि ये गद्य से रिलेट करता है मौन वाचन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। किस तरह के लेखन का आकलन में शामिल करना उचित है? किस तरह के लेखन को आकलन में, यानी कि असेसमेंट में, किस प्रकार की राइटिंग को असेसमेंट में शामिल करना उचित है? ऑप्शन नंबर है सूचना संदेश को, डायरी को, विज्ञापन को, या इन सभी को। तो 9th के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे। क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि किस तरीके का लेखन असेसमेंट में शामिल करना उचित है? लेखन का मतलब है जो भाषा संबंधित, यानी कि जो लैंग्वेज संबंधित आप कुछ भी लिखने के लिए बच्चे को लिए देते हैं, चाहे वो सूचना संदेश या फिर डायरी लिखने के लिए दे रहे हैं या फिर किसी भी विज्ञापन को, तो ये सारे के सारे आकलन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं टीचर के लिए, ठीक है। तो इन सभी को ही इंक्लूड किया जाता है आकलन करने में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रेडियो अधिगम सामग्री है दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य सामग्री, या इनमें से, या ये सारे के सारे? तो सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन कि रेडियो अधिगम यानी कि रेडियो लर्निंग। अब रेडियो में आप क्या सुनते हो? देखो वीडियो नहीं होती है रेडियो में, आपको पता है रेडियो के अंदर क्या आती है, खाली ऑडियो आती है, यानी कि ऑडियो फॉर्मेट में आप लर्निंग का आपका कौन सा मटेरियल हो सकता है? दृश्य अधिगम सामग्री? जी नहीं, दृश्य मतलब विजुअल, तो रेडियो में विजुअल होता ही नहीं। दृश्य श्रव्य? जी नहीं, वो टीवी का माध्यम हो गया दृश्य श्रव्य। श्रव्य अधिगम सामग्री यानी कि सुनने संबंधित जो सामग्री है तो वो क्या हो गई? ऑडियो हो गई। और ऑडियो के अंदर कौन कौन से एड्स आ सकते हैं? जैसे ग्रामोफोन हो गया आपका, ठीक है भाई, ग्रामोफोन हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे क्या है? श्रव्य अधिगम सामग्री हैं, जिसको रेडियो अधिगम सामग्री भी बोला जाता है। तो 10th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट नंबर आज हमने 16 को डिस्कस किया, सारे हमने हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे जो वीडियोज रहेंगी वो अलग अलग सब्जेक्ट पे बेसिस रहेंगे और मॉक टेस्ट हमारे चलते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेक श्योर कि कॉमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।